तो दोस्तों वेलकम टू विद्यालय आईएएस। पिछली कक्षा में हमने डच तक पढ़ा था। आज हम अंग्रेज़ों का आगमन, उनकी सफलता, उनका जो भी शाही फरमान था, उन सबको कंप्लीट करेंगे। फिर फ्रांसीसी, ऐसे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसीलिए ये जो क्लासेस हैं ये सीरीज़ में आएंगी, ठीक है, 1-2 के सीरीज़ में। तो अगर आप अभी तक विद्यालय आईएएस से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अंग्रेज़ जब भारत में आए थे तो उनके आगमन और सफलता, अंग्रेज अगर देखा जाए तो डच से छोटी कंपनी थी, ठीक है, लेकिन उनका जो स्ट्रेटेजिक वे था, उनके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनका डायरेक्शन, ठीक है, ये सब बहुत सारे कारण बने कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, धीरे धीरे डचों को भी पराजित किया, उन्होंने पुर्तगालियों को भी पराजित किया, फ्रांसीसियों को भी पराजित करेंगे आगे जाके। अभी देखते हैं उन और यूरोपीय शक्तियों में जिन्होंने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्र में आकर नवीन व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, अंग्रेज सर्वाधिक सफल एवं प्रभावोत्पादक सिद्ध हुए। गौर करने लायक बात यह है कि पूर्वी देशों की ओर से व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में अंग्रेज अपेक्षाकृत देर से आए, किंतु वे शेष यूरोपीय शक्तियों को हराते हुए सबसे आगे निकल गए। इनकी मुख्य वजह यह थी कि अंग्रेज भारत सहित एशियाई व्यापार के स्वरूप को समझने में सफल रहे। उन्होंने इसके लिए सैनिक राजनीतिक शक्ति का सहारा लिया। मौलिक कारण यह था कि इंग्लैंड की उपभोक्ता संस्कृति, औद्योगिक विकास, मांग और आपूर्ति का संतुलन, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, औद्योगिक विकास, उपभोक्ता संस्कृति, जो वहाँ का क्या था, व्यापारिक कल्चर था, और मांग आपूर्ति का संतुलन। ये मांग और आपूर्ति का संतुलन किसी भी व्यापार में सबसे मेन पॉइंट होता है, ठीक है, मांग और आपूर्ति का संतुलन, इनका उनको आइडिया था, किनको, ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तथा अनुकूलन राजनीतिक स्थिति ने पूंजी निवेश की प्रवृत्ति को बहुत अधिक प्रोत्साहित किया। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक एशियाई वस्तुएं यूरोप तक पहुंचने लगी। मतलब जो एशिया की वस्तुएं थी, जैसे भारत, ठीक है, भारत, चाइना, इन सब की वस्तुएं जो थी वो कहाँ पहुंचने लगी, यूरोप तक पहुंचने लगी। इस लाभ के व्यापार ने अंग्रेजों के पूर्व की ओर आने के लिए प्रेरित किया। 1599 में एक दुस्साहसी व्यापारी मिल्टन हॉल भारत आया था। मिल्टन हॉल या मिल्टन, जॉन मिल्टन करके, ठीक है, नाम आता है। महारानी एलिजाबेथ का प्रथम चार्टर, ठीक है, 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ का प्रथम चार्टर आया था। चार्टर यहाँ पे क्या है, चार्टर, आदेश पत्र को चार्टर कहा जाता था, ठीक है, चार्टर। तो 1600 में इन्होंने क्या किया था, पहला चार्टर पारित किया था, किसके लिए, अंग्रेजों के लिए। पूर्व में अंग्रेजों या इंग्लैंड के व्यापार के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण कदम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को उठाया गया था। महारानी एलिजाबेथ ने एक चार्टर, ठीक है, आदेश पत्र जारी करके गवर्नर और लंदन की कंपनी के व्यापारियों को पूरब में व्यापार के लिए विशिष्ट अधिकार प्रदान किए। जैसे जो महारानी थी वो, उन्होंने क्या किया, आदेश पत्र दिया, आदेश पत्र निकाला, और जो व्यापारी थे उनको पूर्व के व्यापार का आदेश दिया उन्होंने, ठीक है, आदेश या विशेष अधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में क्या था, ये 15 वर्षों के लिए था जब महारानी ने पारित किया था, लेकिन 9 साल बाद, मतलब लगभग 1609 में फिर से एक चार्टर आएगा जिसमें इस अधिकार को असीमित कर दिया गया, ठीक है। प्रारंभ में यह विशेषाधिकार 15 वर्षों के लिए था, फिर 1609 में एक नवीन चार्टर के माध्यम से अनिश्चित काल के लिए विस्तारित कर दिया गया। फिर शुरुआती वर्षों में, और ये समाप्त कब होगा, समाप्त होगा 1813 के चार्टर से, ठीक है, क्योंकि 1807 से 9 के बीच जो क्या था, यूरोप में युद्ध चला था। फिर उसके बाद और भी जो यूरोपीय कंपनियां हैं वो भारत की ओर आ रही थी, तो उन सभी को अगर व्यापार करना है तो विशेषाधिकार क्या करना पड़ेगा, समाप्त करना पड़ेगा। इसीलिए ये जो अभी 1509 में जो असीमित विशेषाधिकार है वो सीधा जाके 1813 में समाप्त कर दिया जाएगा, और चीन के साथ चाय का व्यापार बस एक अधिकार में रहेगा, ठीक है। शुरुआती वर्षों में सामान्य तौर पर व्यापारियों के एक समूह का स्वतंत्र बेड़ा भेजा जाता था। ऐसी यात्रा से प्राप्त लाभ को वे आपस में बांट लेते थे। वित्तीय दृष्टि से ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी की तुलना में छोटी थी। अपनी प्रथम व्यापारिक यात्रा में डच कंपनी की तुलना में कम आमदनी हुई। इसके बावजूद अंग्रेजी कंपनी की एक विशेषता यह थी कि उसका संगठन बड़ा ही सहज था। इसमें 24 निदेशकों का समूह था, ठीक है, 24 डायरेक्टर्स थे इनके, जिनका चुनाव प्रत्येक वर्ष शेयर होल्डर्स की आम सभा में होता था। शुरू में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना ध्यान मसाले के व्यापार, विशेष रूप से इंडोनेशिया से काली मिर्च और मसाला प्राप्त होने वाले द्वीप तक केंद्रित रखा। प्रथम 12 वर्षों तक इन्हें
प्रत्येक वर्ष 20% का लाभ होता रहा। शीघ्र ही अंग्रेजों ने भारत की वस्तुओं विशेषकर कपड़े का महत्व समझा और उनका उपयोग मसाला खरीदने के लिए करने लगा। मसाला खरीदने के लिए कैसे, जब भारतीय मतलब सूरत में इन्होंने क्या किए थे, एक टाइम के बाद कारखाने स्थापित करेंगे, फिर उसी जो कपड़े हैं उनके एवज में इंडोनेशिया से मसाले खरीदते थे। अगर मुख्य रूप से यूरोपियों का पूरब की ओर व्यापारिक गतिविधि मसालों को लेकर ही था। ठीक है, ये मसालों वाला पॉइंट भूलना नहीं है। डच भी मसाले के लिए ही आए थे भारत में, खरीदने लगे। गुजरात के सूरत में कारखाना खोलने की योजना बनाई गई और कैप्टन विलियम हॉकिंस को मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेजा गया। ठीक है, ये वाला टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विलियम हॉकिंस जहांगीर के दरबार में जाएगा 1609 में, लेकिन उसे क्या करे, मतलब जो इजाज़त चाहिए थी व्यापार करने की, ठीक है, वो नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि पुर्तगालियों का तब बहुत दबाव था। कहाँ? जहांगीर के दरबार में। ठीक है, जहांगीर बहुत ही इम्प्रेस था तब पुर्तगालियों से। लेकिन क्या करेगा, आगे मिल्टन हॉल आएगा। मिल्टन हॉल क्या करेगा, पुर्तगालियों के एक जहाजी बेड़े को ध्वस्त करेगा और बहुत सारे भारतीय जहाज़ों को भी अपने अंडर में ले लेगा। फिर जाएगा टॉमस रो को मिलेगा आदेश, ठीक है, व्यापार करने के लिए। तो यहाँ पे बीच बीच में कहानी सुनाते रहूँगी तो इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, किंतु पुर्तगालियों के षड्यंत्र के कारण से खाली हाथ लौटना पड़ा। 1611 में कैप्टन मिल्टन हॉल ने सूरत के निकट स्वाली होल में पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े को परास्त किया। तो मुगल सम्राट जहांगीर ने प्रभावित होकर 1613 ईस्वी में सूरत में स्थायी कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की। ठीक है, 1613 में इन्हें अनुमति मिली थी। किसको अनुमति मिली थी? टॉमस रो को। ठीक है, इससे पूर्व 1611 में मसूलीपट्टनम में अंग्रेज एक कारखाना स्थापित कर चुके थे। अंग्रेजों का पहला कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? मसूलीपट्टनम। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बाद में पश्चिम तट के अनेक स्थानों पर उन्हें कारखाने खोलने की अनुमति मिली। हॉकिंस एवं टॉमस रो। हॉकिंस और टॉमस रो को देखते हैं। थॉमस रो, जैसा कि विलियम हॉकिंस 1609 में जहांगीर के दरबार में पहुंचा, लेकिन सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति प्राप्त करने में असफल रहा। 1615 में सर थॉमस रो को मुगल दरबार में भेजा गया, जो 1619 ईस्वी तक वहां रुका। यद्यपि वह मुगल शासक जहांगीर के साथ वाणिज्यिक संधि करने में असफल था, तथापि मुगल भारत में विभिन्न स्थानों पर कारखाने स्थापित करने के उसने विभिन्न विशेषाधिकार सुनिश्चित किए। रो ने शाही सहायता प्राप्त करने के लिए अपने कूटनीतिक कौशल का इस्तेमाल किया। इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज को लूटना और नष्ट करना जारी रखा। पुर्तगालियों का मेन पावर था जहाज़ों का। ठीक है, जहाज के कारण हुए बहुत ज़्यादा उछलते थे। ठीक है, हर तरफ से मतलब अपने जो जहाज थे उनके कारण उनका व्यापार भी तब भारत में बढ़ रहा था। लेकिन इसने क्या किया, कहाँ जहाँ से पुर्तगालियों की नब्ज़ थी जहाज़ें, वहीं चोट देना शुरू किया। पुर्तगाली धीरे धीरे कमज़ोर होने लगे। ठीक है, इसके साथ साथ उन्होंने पुर्तगालियों के जहाज़ों को लूटना और नष्ट करना जारी रखा। भारतीय जहाज़ों से भारी हर्जाना वसूल करते रहे। उन्होंने अपनी नीति के अंतर्गत चेतावनी, संधियों, षड्यंत्र और आक्रमण का सहारा लिया। 1620 में नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को परास्त किया। इसके बाद पुर्तगालियों का खतरा लगभग समाप्त हो गया। 1633 में मुगल सेना ने बंगाल में हुगली से पुर्तगालियों को मार भगाया। ठीक है, अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार। अब अंग्रेजों का व्यापारिक विस्तार देखते हैं। भारत में आ गए अंग्रेज, पुर्तगालियों को धीरे धीरे क्या किया, उन्होंने हराया है। अब सूरत में कारखाने स्थापित किए, उसके बाद मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित किए। आगे जा के कहाँ 1623 तक भड़ोच, अहमदाबाद, इन सब में अपने कारखाने स्थापित करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ क्या करेंगे, किलेबंदी स्टार्ट करेंगे। किलेबंदी ही एक बहुत बड़ा कारण बनी थी कि भारतीय राजा थोड़े बहुत जागरूक हुए कि अब ये अंग्रेज सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है, वो अब प्रशासन पे उतर आए हैं। ठीक है, पुर्तगालियों के प्रभाव और शक्ति को समाप्त कर अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न हिस्सों में कारखानों की स्थापना की। 1623 तक सूरत और मसूलीपट्टनम के अतिरिक्त भड़ोच, अहमदाबाद में कारखाने खोले गए। कंपनी की सुरक्षा की दृष्टि से इनकी किलेबंदी की गई। 1625 तक अंग्रेजों ने सूरत की किलेबंदी की। इससे उनकी क्षेत्र विस्तार और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा का पता चलता है। डचों एवं मुगल सत्ता से टकराव से बचने के लिए अंग्रेज ने दक्षिण भारत के छोटे छोटे राज्यों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। 1622 ईस्वी में अंग्रेजों ने हरमुज पूर है ये, लेकिन आप इसको हरमुज समझिए, हरमुज। ठीक है, हरमुज का मतलब समुद्री किनारे। ठीक है, जल डमरू मध्य। ठीक है,
कब्जा कर लिया। यह एक महत्वपूर्ण विजय थी क्योंकि इसके पश्चात पुर्तगालियों के आक्रमण से सुरक्षित हो गए। जितने भी तट थे, ठीक है, उन सब पे कब्जा कर लिया था और तटों के पास ही पुर्तगालियों के जहाजी बेड़े रहते थे, इसीलिए पुर्तगालियों के आक्रमण को से सुरक्षित हो गए थे। अंग्रेजों ने 1639 में स्थानीय राजा से मद्रास लीज पर ले लिया। मद्रास एक बंदरगाह था, ठीक है। अब 3 बंदरगाह पे कब्जा करेंगे, धीरे धीरे आप देखते जाइएगा। यहाँ से मैं मतलब एक बैकग्राउंड दे रही हूँ आपको। सबसे पहले मद्रास बंदरगाह पे, ठीक है, फिर बम्बई बंदरगाह पे। 1661 में जैसे पुर्तगाली राजकुमारी से शादी होती है, दहेज में ले लेते हैं बम्बई को, ठीक है, तो वैसे ही ये चीज़ आगे चलती जाएगी। फिर चेन्नई मद्रास बंदरगाह तो आ ही गया है, फिर धीरे धीरे कलकत्ता बंदरगाह को भी ले लेंगे ये। अंग्रेजों ने राजा को आधा सीमा शुल्क देने का वादा किया। इसके बदले उन्होंने किलेबंदी करने और अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। देखिए, अपना सिक्का जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ से? मद्रास के एक बंदरगाह से। अब अपना सिक्का जारी कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, उनके पावर भी सब जगह चलेगी। 1640 ईस्वी में अंग्रेजों ने विजयनगर शासकों के प्रतिनिधि से चंद्रगिरी के राजा से मद्रास छीन लिया। यहाँ पर सेंट जॉर्ज किले का निर्माण कराया, जिसके भीतर कारखाने खोले। 1652 के दौरान 1652 से 54 के दौरान अंग्रेज डच से शत्रुता के कारण भारत के पश्चिमी तट पर पुर्तगालियों के नज़दीक आ गए। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया। देखिए, अगर हम इंडिया का मैप देखें, ठीक है, ये मैप देखें तो यहाँ पर है मद्रास। इन्होंने क्या किया, मद्रास बंदरगाह पे अब कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे आएंगे ये बम्बई बंदरगाह पे, ठीक है। तो 1661 में इन्होंने वो कसर भी पूरी कर ली थी। 1661 में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय ने पुर्तगाल की राजकुमारी से विवाह कर लिया 10 पाउंड के एक वार से, और उन्हें क्या किया था, बम्बई टापू दहेज के स्वरूप मिल गया। किसको? ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स सेकंड को। अब यहीं से कंपनी अपना खेल करेगी। कंपनी ने क्या किया, 10 पाउंड के वार्षिक मामूली से किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को इसने क्या कर लिया, लीज पर दे दिया। दूसरा बंदरगाह अब इनके कब्जे में आ गया। 1687 में ईस्ट इंडिया का मुख्यालय सूरत से बम्बई लाया गया और धीरे धीरे 1687 से, ठीक है, 1687 से ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय जो सूरत में था उसे बम्बई लाया गया, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करेंगे, जॉर्ज ऑक्सनडेन, जेराल्ड अंगियार, ठीक है, और सर जॉन चाइल्ड का प्रशासन के दौरान समृद्धि की तरफ बढ़ने लगे। पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव। अब पूर्वी भारत में कंपनी का बढ़ता प्रभाव देखेंगे। 1630 के बाद पूर्वी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव तेजी से बढ़ा। 1633 में ओडिशा के बालासोर और 1651 में बंगाल के हुगली में कारखाने स्थापित किए गए। बिहार में पटना, बंगाल में ढाका और कासिम बाजार में भी कई कारखाने खुले। 1658 में बंगाल, बिहार, ओडिशा और कोरोमंडल तट सेंट जॉर्ज किले के नियंत्रण में आ गए। पूर्वी भारत में कंपनी को अपने व्यापार के लिए माल जैसे कपड़े का थान, सिल्क, चीनी और शोरादेश के अंदरूनी हिस्सों में लाना पड़ता था। इसके लिए उन्हें कई तरह की चुंगी और सीमा शुल्क देना पड़ता था। कंपनी ने बराबर इन बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया। 1651, 1656 और 72 से प्राप्त फरमानों, अब ये फरमान किससे किससे प्राप्त हुए थे ये भी आगे है, ठीक है। इनको 3 फरमान यहाँ तक मिल चुके हैं, 1651, 1656 और 1672 में प्राप्त फरमानों ने उन्हें इन बाधाओं से मुक्ति मिली। अब उन्हें कुछ निश्चित राशि भारतीय राजाओं को देनी पड़ती थी। 1680 में मुगल सम्राट ने कंपनी पर जजिया कर लगाया और इसके बदले में कंपनी को सूरत के अलावा सभी जगह सीमा शुल्क रहित व्यापार करने की अनुमति दे दी गई। अब कलकत्ता में व्यापार की शुरुआत करेंगे। कलकत्ता 1690 ईस्वी में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को निमंत्रित किया। 1691 के फरमान और औरंगजेब के एक निश्चित वार्षिक राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार की अनुमति अंग्रेजों को दे दी। शीघ्र ही अंग्रेजों ने सूतानाटी में एक कारखाना स्थापित किया। इसके लिए इसे किलेबंदी भी कर दिया। 1696 में जमींदार शोभा सिंह ने बगावत की थी।
1698 में 1200 रुपये में कंपनी ने जमींदार मतलब राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया। 1200 रुपये में क्या कर दिया था, जमींदार से राजस्व वसूलने का अधिकार खरीद लिया था। इससे उन्हें सूतानाटी, गोविंदपुर और कलकत्ता का नाम पहले कलिकत्ता था, ठीक है, इसे कलकत्ता नाम अंग्रेजों ने दिया। आगे जाके अपने सहूलियत के लिए दिया था, ताकि वो अपने एक्सेंट में क्या कर सकें, इसे बोल सकें। उन्होंने सूतानाटी, गोविंदपुर और कलिकत्ता गांव की जिम्मेदारी मिल गई। इस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 90 वर्षों के अंतर्गत 3 प्रमुख बंदरगाहों बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ठीक है। अगर हम इसे देखें तो 1698 है कलकत्ता, ठीक है। बम्बई में का, मद्रास में तो उन्होंने 1639 में ही कब्जा कर लिया था, और बम्बई में 1661 में, ठीक है। तो इस प्रकार 3 प्रमुख बंदरगाहों। और अगर हम देखें तो प्राचीन भारत में, जो प्राचीन भारत नहीं मतलब आधुनिक भारत, जब व्यापारिक दृष्टि में भारत आ रहा था, ठीक है, आधुनिक भारत में जब अंग्रेज भारत आए थे, तब जो प्रमुख बम्बई, मद्रास और कलकत्ता, ये 3 ऐसा एरिया था जहाँ पे जिसका व्यापार, ठीक है, टिक गया। तो मतलब वही है व्यापारिक प्रभुत्व, उसी का व्यापारिक प्रभुत्व आगे जाके बनेगा। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सफाया हो गया। 1700 ईस्वी में बंगाल के कारखाने प्रेसिडेंट और परिषद के अधिकार में आ गए, जिनका मुख्यालय फोर्ट विलियम नामक किलेबंद बस्ती में था। कलिकत्ता नाम का अंग्रेजीकरण करके कलकत्ता कर दिया गया। तत्पश्चात इस बस्ती का तेजी से विकास हुआ। फर्रुखसियर फरमान एवं कंपनी व्यापार का विस्तार। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर हो गया। अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाते हुए कई छूटें और विशेषाधिकार प्राप्त किए। 1717 में जॉन सरमैन की अध्यक्षता में अंग्रेजी शिष्टमंडल मुगल सम्राट फर्रुखसियर से फरमान पाने में सफल रहा था, ठीक है, जिससे 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। असल में 1717 में ना फर्रुखसियर को गले की एक बीमारी हुई थी, जिसे एक ब्रिटिश डॉक्टर ने ठीक कर दिया था। इसी से खुश होकर क्या कर दिया था, उसने फरमान दे दिया था, ठीक है। 1691 के फरमान के निमित्त सुविधाएं गुजरात एवं दक्कन में बढ़ा दी गई। 1717 में मुगल शासक फर्रुखसियर ने एक शाही फरमान जारी करके कंपनी को भी विशेषाधिकार प्रदान किए। इसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को कलकत्ता के आसपास के और अधिक क्षेत्रों में राजस्व वसूली के अधिकार प्रदान किए गए। 10,000 रुपये सालाना राशि के एवज में सूरत के सभी करों से उन्हें मुक्ति मिल गई। कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त रूप से व्यापार करने की छूट मिली, जिसके बदले कंपनी को 30,000 रुपये की एक रकम वार्षिक रूप से अदा करनी होती थी। बम्बई में ढाले गए कंपनी के सिक्के को पूरे मुगल साम्राज्य में वैधता प्रदान करने की भी घोषणा की गई। कंपनी के हैदराबाद के पुराने विशेषाधिकारों को बनाए रखा गया और उन्हें उस क्षेत्र में उन्हें कर से छूट दी गई इत्यादि विशेषाधिकार मिले। अब पुर्तगालियों और डचों के साथ अंग्रेजों का संघर्ष देखते हैं, क्योंकि देखिए पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीस, ये क्रम याद रखना है। पुर्तगाली, डच अंग्रेजों से पहले आए थे, डेन, फ्रांसीस अंग्रेजों के बाद आएंगे, ठीक है। तो अभी तो इनका मेन कंपटीशन पुर्तगालियों और डचों से ही है। स्वयं को स्थापित करने के एक और कंपनी अंग्रेजी कंपनी को मुगल और भारतीय राज्यों से निपटना पड़ा, तो दूसरी ओर उन्हें पुर्तगालियों और डचों से भी लोहा लेना पड़ा। 17वीं शताब्दी के शुरुआती 3 दशकों में उन्हें पुर्तगालियों का सामना करना पड़ा। 1630 में मैड्रिड संधि के पश्चात अंग्रेजों और पुर्तगालियों की शत्रुता समाप्त हुई। 1634 में सूरत में स्थित अंग्रेजी कारखाने के अध्यक्ष और गोवा स्थित पुर्तगाली वायसराय के बीच एक दूसरी संधि हुई, जिसके अनुसार भारत के वाणिज्यिक मामलों में दोनों देशों के एक दूसरे की सहायता करने का निर्णय लिया। 1654 में पुर्तगालियों ने पूर्व के व्यापार पर अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 1661 की संधि के अंतर्गत भारत के डचों के विरुद्ध दोनों एकजुट हो गए। डच व्यापारिक शक्ति के संदर्भ में गौर करें तो स्पष्ट होता है कि, अब देखते हैं डचों के बारे में। डचों के मसाले का व्यापार से न केवल पुर्तगालियों को निष्कासित कर दिया, अपितु दक्षिण पूर्वी एशिया से अंग्रेजों को भी मार भगाया। यद्यपि डचों की रुचि मुख्य रूप से मसाला उत्पादक द्वीपों पर थी, पर उन्होंने पुलिकट 1610 में, सूरत 1616 में, चिंसूरा को 1653 में, कासिम बाजार, बंगरगोर
बरंगोर, पटना, बालासोर, नागपट्टनम को 1659 में और कोचीन को 1663 में अपने कारखाने खोल रखे थे। डच अंग्रेजों की अपेक्षा सुरक्षित स्थिति में थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया में अपना अधिकार जमा रखा था, इसीलिए उन पर अंग्रेजों की तरह भारत में राज्य क्षेत्र हासिल करने का दबाव नहीं था। 1653-54 के बाद कई बार डचों और अंग्रेजों के बीच शत्रुता मुठभेड़ की स्थिति में पहुंच गई। इसी समय डच जहाजी बेड़े स्वाली के निकट पहुंच गए और अंग्रेजों को सूरत में अपना कारोबार स्थगित करना पड़ा। 1667 में डच भारत में स्थापित अंग्रेजी अड्डों को छोड़ने के लिए राजी हो गए और अंग्रेजों ने इंडोनेशिया पर अपना दबाव छोड़ दिया। इस प्रकार दोनों शक्तियों ने पारस्परिक समझौता, मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि डचों ने भारत में अपना अधिकार छोड़ दिया क्योंकि अंग्रेजों ने इंडोनेशिया में अपना अधिकार छोड़ दिया। मतलब दोनों के बीच समझौता हुआ कि डच कहाँ जाएंगे, इंडोनेशिया जाएंगे, और अंग्रेज कहाँ आएंगे, भारत आएंगे। ठीक है। अंग्रेज निरंतर डचों को भारत भूमि से बाहर निकालने का प्रयत्न करते रहे और डचों ने देशी व्यापार तक स्वयं को सीमित कर लिया। 18वीं शताब्दी में डचों का व्यापार तेजी से पतन हुआ। अंग्रेजों के विशेषाधिकारों में वृद्धि हुई और उन्होंने कई वस्तुओं के व्यापार पर नियंत्रित कर लिया। अंत में 1795 में अंग्रेजों ने डचों को भारत से बाहर निकाल दिया और जिससे उनका भारत में अधिकार क्षेत्र समाप्त हो गया। अंग्रेजों के व्यापार एवं विस्तार का प्रभाव देखते हैं। अंग्रेजों ने शीघ्र ही अरब सागर और फारस की खाड़ी पर अपना एकाधिकार कर लिया। अंग्रेज भारत से वस्त्र, नील, शोरा, मसाले, मलमल इत्यादि ले जाते थे। आरंभ में अंग्रेजों द्वारा भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किया जाने का कारण भारतीय दस्तकारों को बहुत लाभ पहुंचा। बड़े बड़े देखिए, शुरू में क्या करते थे, अंग्रेज भारत से सामान ले जाते थे तो इससे भारतीय दस्तकारों को लाभ मिलता था, लेकिन बाद में क्या करने लगे, उन्होंने कंपनियां स्थापित कर दी, फैक्ट्रियां स्थापित कर दी। ठीक है। बड़े बड़े व्यापारिक कंपनी के माध्यम से व्यापारी के रूप में काम करने लगे। अपने समकालीन यूरोपीय तथा भारतीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेजों ने भारत में अपना राजनीतिक प्रसार आरंभ कर दिया ताकि व्यापारिक आवश्यकताएं पूरी की जा सके। इसी क्रम में अंग्रेज भारत में मुगलों की वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभरे। 1764 ईस्वी तक बंगाल विजय के बाद से तो अंग्रेजों ने ब्रिटिश औद्योगिक क्रांति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यापार को स्वरूप प्रदान किया। तो यहाँ तक अंग्रेजों वाला चैप्टर था। अब देखते हैं फ्रांसीसी। ठीक है। फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। अन्य यूरोपीय कंपनियों की भांति फ्रांसीसी कंपनी भी वाणिज्यिक गतिविधियों और विचारों की उपज थी। अब इसके बाद क्या आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। डेन बहुत छोटी कंपनी थी, ठीक है, इसीलिए डेन को एकदम साइड में कर दिया गया। अभी पहले फ्रांसीसी देखते हैं। अन्य समकालीन यूरोपीय शक्तियों की तुलना में फ्रांसीसी शक्ति को भारतीय तटों तक पहुंचने में देर लगी। फ्रांसीसी 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्र में व्यस्त थे। लुई 14 ठीक है के शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतरकारी घटनाओं के क्रम में उनके एक मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनीज डेस इंडीज ओरिएंटलीज